गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लेफ्ट क्वेश्चन ऑफ द जुलाई इंस्टा क्विज के हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ओके, आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन टोटल में 14 क्वेश्चन है। बाद में हम इसको पिछले जो किया है हमने, चलो हम पहले वही रिवाइज कर ले रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है आपका डिवीजन से ही, और बाद में भी इसको रिवाइज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले क्वेश्चन में जाना था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के रिगार्डिंग पूरी लिस्ट की जाने की कोशिश की थी। देन आइस शीट के बारे में जाना था, कहाँ कहाँ पे बची हुई है, तो ग्रीनलैंड एंड आपके एंटार्क्टिका में, याद रखना। नेक्स्ट में जाना था जो हमारा न्यूट्रिएंट डिप्लेशन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन इन द सॉइल, तो क्या कंडीशन बनी हुई है ये जाना था। और देन आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जिसको चेयर किया जाता है पीएम के द्वारा, ये जाना था। हम देन प्रोडक्टिविटी देखी थी किसमें कितनी ज़्यादा होती है, इनके जो रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉलो करते हैं एनिमल, किस तरीके का रिलेशनशिप फॉलो करते हैं वो पूरा जाना था हमने। मैंग्रोव, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, पाइथन कहाँ पे, तो भितरकनिका हमने देखा था। लोकेशन भी जानी थी कि ओडिशा में पाया जाता है। देन बात आती है जो नेचुरली जो स्पीसीज पाई जाती है, तो कोला जो है ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी है हमारी इंडिया की नेटिव स्पीसीज है। देन फिर हमने जाना था लोथोनिस क्रोप कहाँ पे पाए जाते हैं, किस तरीके से अडेप्ट करते हैं इसके बारे में। देन फिर हमने जाना था ग्लोबल सोइल बायोडाइवर्सिटी एटलस के द्वारा, किसके द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड वाइड फंड जो UNEP एंड UWWF मिलके ट्रैफिक को भी हेल्प करते हैं। बायोगैस के बारे में जाना था, बायोगैस किस तरीके से ये जो है अपना रोल प्ले करती है हमारे इन्वायरमेंट में। तो पहले स्टेटमेंट कम्बिनेशन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एनारोबिक डाइजेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, ये तीनों की दोनों स्टेटमेंट हमने देखा था सही है। 12th में हमने जाना था फाइटिंग टेरिटोरियल माइक्रोफिट। 13 क्वेश्चन में जाना था मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, तो हमने जाना था कि टेरिटोरियल ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रॉपिक हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट पोलर एरिया। जो ट्रॉपिक जो है, ट्रॉपिक्स हमारा ट्रॉपिकल पार्ट, उसमें ज़्यादा स्पीसीज है जितना टेम्परेचर पोलर है, जितना ठंडा जाता है। तो एक बात याद रखें, जितना भी हम दूर जाते हैं किसे इक्वेटर से कहाँ तक, पोल की तरफ, तो जो डाइवर्सिटी है वो कम होती रहती है। और ओशियन की और कंटिनेंट की भी अगर हम कंपेयर करें तो कॉन्टिनेंट की बहुत ज़्यादा, आई थिंक 720 और 180 और अप्रॉक्स 120 जो है आपकी ओशियन की है। नंबर फर्स्ट में रीज़न बोला गया है, अनलाइक टेम्परेट रीजन विच वर सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन होता रहता है पास्ट में, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर अ मिलियन ऑफ ईयर। तो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो है अनडिस्टर्ब रहे, तो वहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी उग गई है, वहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स वगैरह उग गए हैं, तो ये रीज़न बताया गया है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जो है लेस सीजनल होते हैं, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट प्रेडिक्टेबल है अनलाइक टेम्परेट रीजन। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है, तो आई थिंक सेकंड तो बिल्कुल। और नंबर थर्ड की बात करें तो देयर इज अ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स। ये सोलर एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। थर्ड जानते हैं तो ये तो काट सकते हैं, तो फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। आई एम वेरी सरप्राइज कि सेकंड सही है। सही सेकंड में बोला गया ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर लेस सीजनल। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जो है लेस सीजनल, इसमें कोई सीजन नहीं होते हैं, मोर एंड लेस सेम ही रहता है। डाई एनुअल जो रेंज होता है पर ईयर वो सेम रहता है, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट है, एज कम्पेयर प्रेडिक्टेबल भी है, लेकिन अनलाइक टेम्परेट रीजन। आई एम वेरी श्योर। What is so special about tropic that might account for the generate biological diversity? Ecologists and evolution फिलहाल कोशिश कर रहे हैं, तो some of the region might be स्पेसिएशन। स्पेसिएशन इज जनरली फंक्शन है टाइम का, लाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन होती रहती है वहाँ पे। पास्ट में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर तक, तो हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ हो। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जो है अनलाइक टेम्परेट वन आर लेस सीजनल होते हैं, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट कहे जा सकता है, प्रेडिक्टेबल भी है। सच ए कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट करता है नीचे स्पेशलाइजेशन को एंड लेड टू अ ग्रेट स्पीसीज डाइवर्सिटी। दिस मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल है ट्रॉपिक्स में जो कंट्रीब्यूट करता है हायर प्रोडक्टिविटी। दिस इज देन माइट बी कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू अ ग्रेटर डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द लास्ट 500 ईयर ह्यूमन एक्टिविटी जो है फोर्स मोर देन 800 स्पीसीज टू एक्सटिंक्ट। ओके, लास्ट के 500 सालों में हमने क्या है कि 800 स्पीसीज को अपनी धरती से ख़त्म कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इसमें से ऐसी स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कैस्पियन टाइगर, यस टाइगर तो वैसे भी कहीं बचा ही नहीं है, तो आई थिंक थर्ड तो होना ही चाहिए। स्लोथ बियर नहीं, ये तो नहीं हो सकता। देन है क्वेगा, ये तो मैंने पहली बार सुना है। देन स्टेलर सी काउ, तो आपको बताया कौन सा सही है। अगर थर्ड तो आप सब देख लीजिए ए सही है, स्टेलर सी काउ, क्वागा, कैस्पियन टाइगर ठीक है, लेकिन स्लोथ बियर तो फिलहाल अभी पाए जाते हैं। सम एग्जाम्पल जो रिसेंट एक्सटेंशन का देखा जा रहा है, डोडो हुआ है मॉरिशस से, क्वेगा हुआ है अफ्रीका से, थाइलासाइन हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, स्टेलर सी काउ हुआ है आपके रशिया से, एंड 3 सब स्पीसीज बाली, जवार, कास्पियन ऑफ टाइगर ऑल्सो बी द विलुप्त हो चुकी है, एक्सटेंट हो चुकी है। स्लोथ बियर है माइक्रोफोगस बियर स्पीसीज नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये जो है वनरेबल कैटेगरी में आता है यूसीएन के रेड लिस्ट के साथ, मेनली बिकॉज ऑफ द हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन। इनका भी ये भी जो है बहुत ज़्यादा खत्म होगी। जो एक्सटेंट स्पीसीज की यहाँ पे कुछ प्रजाति दे रखी है, तो देखते हैं। ये तो बिल्कुल ही हो गया। पैसेंजर पीजन भी, वोली मैमथ, ग्राउंड स्लॉथ, गोल्डन टोड, तस्मानियन टाइगर, डायनासोर, सैबर टूथ कैट एंड डोडो इज एक्सटिंक्ट। कहाँ से हुआ है? मॉरिशस से हुआ है। ठीक, और देखते हैं। देखो ये देख सकते हैं कितनी डाइवर्स नेचर का, व्हाट एनिमल इज लाइक दैट।
ये क्या है? रिसर्क्टिंग एक्सटिंक्ट कंजर्वेशन नेक्स्ट फ्रंटियर। वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। डोडो दे रखे हैं एक्सटिंक्ट। और देखिए इंट्रोड्यूस स्पीसीज एक्सटिंक्ट स्पीसीज। कैलेमेलस हो गया, लेकिन इसका अजील 600 हिंडल। ये जो है जेवेनिकस है, ये भी विलुप्त हो चुके हैं। रूसा लिनकोर देन सी that thing. Endangerment in the near future. A species is considered endangered if the population faces a high risk of extinction. The IUCN has 7 different categories in which to classify species. These are least concern. There is no immediate threat to the survival of the species. These are typically common species that have been hunted or can be hunted, but no harm is done to the population as a whole. Examples of these species are the Canadian goose and the American alligator. Near threatened. These are species that could be considered threatened in the near future, and population numbers are monitored carefully. Trophies, for example, lions. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से आपको बताना है लो एल्बेडो किसका होता है। लो एल्बेडो का मतलब ये होता है कि वो जो चीज़ है ज़्यादा सन रेज को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो पता ना कौन सा यहाँ पे सही है। पहला है बेयर सॉइल है, डेजर्ट सैंड है, देन फ्रेश एसफॉल्ट है, देन ओशन आइस। तो यहाँ पे फ्रेश एसफॉल्ट ही सही है, क्योंकि फ्रेश एसफॉल्ट का 0.04 है, बेयर का 1.17 है, डेजर्ट सैंड इज 0.40 एंड ओशन आइस इज 0.5 एंड 0.7 के। मतलब डेजर्ट सैंड भी अच्छा खासा रखता है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। एल्बेडो दिखाऊँ क्योंकि वैसे मैं दिखा चुकी हूँ एक बार। चलो मैं आज भी दिखा। देखिए सबसे ज़्यादा एल्बेडो किसका पाया जाता है। ओह गॉड मुझे ना ओके सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वाटर का है। देन फिर सॉइल जो है डार्क वेट होती है। देन फॉरेस्ट का भी सेम ही है, सवाना का उससे ऊपर है, मेडो क्रॉप्स। देन सॉइल ड्राई जो होती है उसका ज़्यादा एल्बेडो पाया जाता है। देन आइस है। देन सैंड जो ड्राई है, आइस से भी ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो सैंड ड्राई है। देन स्नो है, और आइस में और स्नो में फ़र्क होते हैं। स्नो ओल्ड है, फ्रेश स्नो में ज़्यादा पाया जाता है। देन कैमलिस जो स्टेटस है वो भी इक्विवेलेंट है ओल्ड स्नो के स्टेटस एंड देन अल्ट्रा सीरियस। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग फूड चेन इन इकोसिस्टम। फूड चेन के बारे में बताया गया है। एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में मोर एनर्जी फ्लो करती है थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन देन डिटायरिस फूड चेन। ओके ग्रेजिंग फूड चेन में ज़्यादा एनर्जी फ्लो करती है रेदर देन डिटायरिस फूड चेन में। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। सेकंड में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो करती है थ्रू डिटायरिस फूड चेन देन ग्रेजिंग फूड चेन। टेरेस्ट्रियल में ये उल्टा हो जाता है। नंबर थर्ड की बात करें तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी लॉस्ट होती है एनर्जी फ्लो अक्रॉस डिफरेंट ट्रॉपिक। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें फर्स्ट एंड सेकंड लेवल तो ये जानने थर्ड क्यों है, क्योंकि ओनली 10% का तो लो है। 90% जो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, सिर्फ 10% पहुँचती है, तो इस वजह से है थर्ड गलत है। टेरिटोरियल इकोसिस्टम में डिटेरिस फूड चेन जो है एनर्जी फ्लो ज़्यादा होता है। लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द डिटेरिस फूड चेन देन द ग्रेजिंग फूड चेन। ये सही है, क्योंकि डिटेरिस डिकम्पोजर वगैरह यहाँ पे रहते हैं टेरेस्ट्रियल में। तो डिकम्पोजर का याद रखना कि डिटेरिस फूड चेन ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल पे। और एन इन इकोसिस्टम मोर एनर्जी फ्लो थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन, मोर एनर्जी फ्लो थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन। मतलब एक्वेटिक में पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा ग्रेजिंग फूड चेन वहाँ पे ज़्यादा है देन डिटेरियस फूड चेन। यूटोरिफिकेशन ऑफ अ वाटर बॉडी नेसेसरी इन्वॉल्व करता है किस चीज़ को, ग्रेजुअल हीटिंग ऑफ द वाटर बॉडी। तो क्या ये जो है यूटोरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो एल्गल ब्लूम हो जाता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो सनरेज वो नीचे तक नहीं पहुँच पाती है। फर्स्ट इज दैट एंड सेकेंडली जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो बहुत ज़्यादा पहुँचता है, तो वहाँ पे एल्गल ब्लूम हो जाता है। ग्रेजुअल हीटिंग इसका रीज़न हो सकता है। इनफ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट इन द वाटर बॉडी ये भी हो सकता है। कैल्सिफिकेशन ऑफ अ बेड डिपॉजिट जो है कैल्सिफिकेशन अगर होता है तो क्या ये भी यूटोरिफिकेशन का रीज़न है। तो थर्ड तो शायद नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट एंड सेकेंड माइट भी। सी यहाँ पे सही है, सिर्फ सेकंड सही है। इनफ्लो जो है ग्रेजुअल हीटिंग तो नहीं है, रीज़न नहीं है। यूटोरिफिकेशन एक प्रोसेस है, ये याद रखना, जो अप टू मतलब टू द पॉइंट आपको आंसर देना। यूटोरिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें बॉडी ऑफ वाटर रिक्वायर हाई कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट, सिर्फ न्यूट्रिएंट यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे फॉस्फेट नाइट्रेट हो गया। ये जो टिपिकली प्रमोट करता है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गाई द लार्ज डाई एंड डिकम्पोज हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड द डिकम्पोज ऑर्गेनिज्म डिप्लीट द वे ऑफ वाटर एनर्जी कॉजिंग द डेथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म सच एज फिश। हीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इंक्रीज कर देता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बट ये रीज़न नहीं हो सकता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग जो है लाइकली मोड सर्वाइव डीप ओशन वाटर, तब भी में जो है सर्वाइव कर पाएगा। ग्रीन एल्गा को नहीं। ये जो है इसको कॉन्टीन्यूस वे में सनरे चाहिए होगी, तो ये तो डीप ओशन वाटर में नहीं सर्वाइव करेगा। रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा एंड देन आगा है येलो एल्गा, तो यस रेड एल्गा इसका सही आंसर होगा। ब्राउन एल्गा ठीक है। लाइट जो एक लिमिटिंग फैक्टर रहता है डीप ओशन में। नोट ऑल कलर कंपोनेंट द विजिबल स्पेक्ट्रम में अवेलेबल नहीं रहते हैं मेरीन बॉटम। सनलाइट ब्रोकन इनटू इट्स 7 कंपोनेंट एज इट पेनिट्रेट थ्रू द ओशन वाटर बाय डिस्पर्जन लोंगर वे कैन नॉट पेनिट्रेट डीपर ओशन। तो जो रेड एल्गा होते हैं वो जो है डीपर तक जो भी पहुंचती है तो वो भी उसको कैच कर लेते हैं। जिस तरीके से हमारे अर्थ पे जो कैक्टस है उसकी रूट जितनी नीचे तक फैली होती है वो वाटर को कंजर्व ले लेता है यहाँ से नीचे से भी, लेकिन वही चीज़ रेड में भी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हाई एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेती है, तो नीचे में भी वो डीप ओशन वाटर में वो जितना रह सकती है। Alga use photosynthesis to manufacture food, so one utilizing the most wavelength for photosynthesis। रेड alga की बात करते हैं, इसके रेड पिगमेंट होते हैं विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस यूजिंग ओनली शॉर्ट वेवलेंथ, तो इसका शॉर्ट वेवलेंथ पे लाइट पे भी ये जो है ग्रेटर डेप्थ में जीवित रह सकती है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है। तो मैं टाइप ऑफ alga थोड़ा पढ़ा देते हैं क्या। पहले तो हम alga के बारे में जानते हैं। एक इनफॉर्मल टर्म यूज़ की जाती है लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म के लिए, और ये जो है फोलोफाइटिक ग्रुपिंग इंक्लूड करता है स्पीसीज फ्रॉम द मल्टीपल डिस्टिंक्ट क्लेड्स। क्लेड का मतलब शेडो, मतलब ह्यूज, मतलब क्या कहते हैं कलर, डिफरेंट कलर। इंक्लूड ऑर्गेनिज्म रेंज फ्रॉम द यूनिसेलुलर माइक्रोएल्गा भी यहाँ पे पाई जाती है, मल्टी सेलुलर भी पाई जाती है, जेंट कैल्प भी पाई जाती है। जेंट कैल्प देखते हैं, ऐसा चाहिए जेंट कैल्प कैसा दिखता है ये। देखो ये कितनी बड़ी बड़ी दिख रही हैं, तो ये जो हमारा एल्गी का ही पार्ट है, तो हमें सिर्फ इसकी फ़ोटो देखनी थी। एंड देन वी शुड गो टू द नेक्स्ट पार्ट जो है क्लासिफिकेशन किससे एल्गा जो है, बेसिक क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा एंड देखो एल्गा जो है मेनली क्लासिफाइड की जाती है उसके पिगमेंट के हिसाब से। एंड जो हमारी क्लोरोफाइका हो गई ग्रीन एल्गा जिसको फैलियस है ब्राउन एल्गा, एंड रोडोफाइका को रेड एल्गा कहा जाता है। द नंबर ऑफ क्लोरोफाइका आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गा क्योंकि बी कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल आर प्रेजेंट इन देम, दे आर यूजुअली ग्रीन कलर के ये होते हैं। बात करें क्लोरोफाइसा की जो ग्रीन कलर की होती है, यहाँ पे 7000 स्पीसीज पाई जाती है, मोस्टली फ्रेश वाटर में पाई जाती है, लेकिन 10% मैरिन भी पाई जाती है। द नंबर आर मल्टी कलर होते हैं बट देर आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल कोनेसेक्टिक होता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, देन रिजर्व फूड स्टार्च एंड देन यहाँ पे इसके शेप देख सकते हैं। देन है आपका फाइकोफेसिया ब्राउन एल्गा कहा जाता है, 2000 की स्पीसीज यूनिसेलुलर फॉर्म प्रेजेंट होती है। कलर ज़ेंथोफिल पिगमेंट इसमें होता है। प्लांट बॉडी थैलेस से डिफरेंशिएटेड होल्ड फास्ट टाइप एंड लेमन, नॉट सो इंपॉर्टेंट। एंड फूड रिजर्व लेमन एंड मेनिटोल में करते हैं, तो आप यहाँ पे इसके फोटो देख सकते हैं। ओके नोट्स गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंक्रीज स्नो कवर ऑन अ वाटर बॉडी कैन लीड टू, अगर आपका इंक्रीज स्नो कवर होता है वाटर बॉडी पे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, तो आपको बताना है। सडन स्प्रेड हो सकता है फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस, मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंडेंट नहीं है उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नंबर फर्स्ट में ये कहा है, और ये सडन है याद रखना। इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग इन द लेक, और ये जो है ऑक्सीजन एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग जो है इंक्रीज हो जाएगी। कंडीशन ऑफ वाटर किल कॉजिंग लार्ज स्केल डेथ ऑफ द फिश एंड ऑर्गेनिज्म की जो है यहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो पता ना कौन सा यहाँ पे सही है, तो सही की बात करें तो सिर्फ थर्ड है। क्यों, जो फोटोप्लैंक्टन है जो फ्लोट करते हैं टॉप सरफेस वाटर बॉडी उसको रिक्वायर होती है सनलाइट टू थ्राइव। आइस कवर विल रिड्यूस देयर ब्रीडिंग ग्राउंड एंड पॉपुलेशन। स्नो कवर ब्लॉक करते हैं न्यूट्रिशन ऑक्सीजन को। नंबर थर्ड की बात करें, स्नो कवर ऑफ राइस एंड वाटर कैन इफेक्टली कट ऑफ लाइट, जिसकी वजह से अदर जो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेट नहीं कर पाएंगे। एंड देन मतलब कि रेस्पिरेशन के लिए जो ऊपर आना पड़ता है ना, अगर आइस होगी तो ऊपर नहीं आ पाएंगे तो दम घोट के अंदर ही मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकरेक्टली स्टेट बताना है, 21 क्वेश्चन है। एंड नंबर फर्स्ट में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली स्टेटेड। नंबर फर्स्ट में अल्फा डाइवर्सिटी रेफर किया जाता है, रेफर टू द डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप और ग्रुप एरिया और इकोसिस्टम, मतलब कि ये कोई एरिया है या फिर इकोसिस्टम कह सकते हैं। इसमें खुद में कितनी डाइवर्सिटी है ये बताने की कोशिश की जाएगी। अल्फा डाइवर्सिटी रेफर टू डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, ये इसकी अल्फा डाइवर्सिटी है, ये इसकी अल्फा डाइवर्सिटी है। फूड चेन जो है मोर कॉम्प्रीहेंसिव होती है देन फूड वेब, तो आप खुद बता सकते हैं। फूड चेन इम्प्लाइज करती है सिंपल आइसोलेटेड रिलेशनशिप को, लेकिन सेल्डम अकर इन इकोसिस्टम, लेकिन मतलब क्या है कि फूड चेन इम्प्लाइज करते हैं सिंगल आइसोलेटेड सिस्टम, लेकिन कभी कभी ही जो है हमारे इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं। तो आपको बताना कौन सा सही है, सही की गलत है तो बी नहीं, सी यहाँ पे गलत है। अल्फा डाइवर्सिटी जो है डिस्क्राइब करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी विद इन अ कम्युनिटी एट अ स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, तो कोई भी हो सकती है, जनरली द साइज ऑफ वन इकोसिस्टम। बीटा डाइवर्सिटी की डिस्क्राइब करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज और इकोसिस्टम, दो कम्युनिटी या इकोसिस्टम की बात की जा रही है एट अ लार्ज स्केल। एंड लुक टू कंपेयर द स्पीसीज डाइवर्सिटी बिटवीन टू सेपरेट एंटिटी की देखी जाती है, जैसे
माउंटेन रिज पे रिवर की देखी जाए। देन गामा डाइवर्सिटी, ये पूरा एक बायोम का कैरेक्टरिस्टिक है। लेट टेक अ माउंटेन स्लोप ऑन अ लैंडस्केप, ओके ये है। ऑन दिस स्लोप देयर विल बी मेनी डिफरेंट पैचेज है फॉरेस्ट के, ग्रासलैंड के। अल्फा डाइवर्सिटी जो है स्पीसीज है, डाइवर्सिटी प्रेजेंट विद इन ईच फॉरेस्ट और ग्रासलैंड पैचेज ऑफ द स्लोप, इस तरीके से। बीटा डाइवर्सिटी जो है इन दोनों का कंपेरिजन है, और जो गामा है ये पूरा का पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा इन्होंने बताया भी हुआ, पूरा का पूरा जो है गामा है। बीटा डाइवर्सिटी जो है इन दोनों में हो गया, और अल्फा डाइवर्सिटी सिर्फ इनका हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन जनरली कैरेक्टराइज है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि पहले हमारी धरती पे कुछ नहीं रहा होगा, किस तरीके से हमारी धरती पे इतनी डाइवर्सिटी आई। तो यही बताया जा रहा है कि जैसे वोल्केनो होता है, तो वोल्केनो पे पहले वहाँ पे मोसेस वगैरह आए, उसने जो है डिग्रेड किया, इरोजन हुआ, इरोजन से हमारे प्लेन्स वगैरह बने, प्लेन्स में अगेन डाइवर्सिटी आई। तो वही बात की जा रही है इकोलॉजिकल सक्सेशन जनरली कैरेक्टराइज। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी क्या है, इसमें इंक्रीज करते हैं प्रोडक्टिविटी, डिक्रीज होता है नीचे डेवलपमेंट, नीचे डेवलपमेंट आई थिंक इट इज़ रॉन्ग, जस्ट अ मिनट, आप अपना आंसर बता सकते हैं, मेरा मत सुनिए। एंड इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब, ये जो है कॉम्प्लेक्सिटी फूड वेब को बताता है। तो पता नहीं कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड। इकोलॉजिकल सक्सेशन द प्रोसेस होती है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इवॉल्व होता है ओवर टाइम। मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर जो बायोलॉजी का है, किस तरीके से बायोलॉजिकल लाइफ हमारी धरती पर आई है, वही इवोल्यूशन की बात की जा रही है। द टर्म स्केल कैन बी डिकेड एंड द टाइम स्केल कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर वाइल्ड फायर और इवन अ मिलियन ऑफ ईयर आफ्टर मास एक्सटेंशन। अब तक कितने मास एक्सटेंशन हो चुके, 6 हो चुके हैं। The common we gather literally few pioneering plant and animals and develop through increasing complexity until it became a stable or self-perpetuating as a climax community. Two different type of section देखे जाते हैं, primary and secondary have been distinguished. Primary succession अकर होता है essentially typeless area में, और secondary जो है उसी का ही आगे बढ़ाना होता है। नेक्स्ट की बात करें इंपॉर्टेंट इंक्रीज, नीचे जो है कैरेक्टरिस्टिक इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं, तो एक बार मैं दिखा दें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन ऑल्सो। ये थोड़ी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। फाइटोप्लैंक्टन जो है यहाँ पे थोड़े से ही है। देन फिर रेड स्वैम्प स्टेज आई, देन सबमर्ज्ड हो गई है प्लांट स्टेज को, देन फिर मार्शिस सेस्निडी मेडो स्टेज निकल कर आई, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, एंड वहीं से और हुए देन फिर स्क्रब स्टेज। ये टेस्टिल है, ये जो है आपके वाटर की है, दे रखिए। पहले तो रेड स्वैम्प स्टेज आई, मार्स मेडो स्टेज बना, मतलब कि किसकी में जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीटलैंड। पीटलैंड ओके, पीटलैंड जो है वेटलैंड होती है, ठीक है। इसमें जो है डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 2 की बात की जा रही है, इसमें ऑक्सीजन लैक होती है, दे आर पार्शली सबमर्ज्ड इन लेयर ऑफ वाटर। नंबर 3 की बात करें, दे आर ड्रेन, इफ़ दे आर ड्रेन द हाई कार्बन कंटेंट मेक देम वल्नरेबल टू इनसनरेशन। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आई थिंक डी सही होना चाहिए। पीटलैंड जो है वेटलैंड होते हैं, मिक्सचर में यहाँ पे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल पार्शली सबमर्ज हो जाते हैं लेयर में, जहाँ पे लैक करते हैं ऑक्सीजन। द कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ पीटलैंड में दे होम टू वेरियस ओके। द अनरेगुलेटेड एक्सप्लोटेशन अगर पीटलैंड का होता है तो डेट्रीमेंटल हमारे एनवायरमेंट के लिए, इट कुड रिलीज कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा, देर लोक्ड इन मिलीनिया, और जो यहाँ पे लोक्ड हो रखा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा है एस्चुरीज। एस्चुरी जो है आर अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में मानी जाती है। बट द पॉसिबल रीजन, सब एस्चुरी जो है इकोटोन फॉर्म करती है। जैसे ये हो गया लैंडस्केप पे, यहाँ से पानी गिर रहा है तो यहाँ पे एक अलग टाइप की स्पीशीज पाई जाती है, प्लांट में अलग टाइप की, तो यहाँ पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन में पहले रीजन ये बता रखा है। एस्चुरी जो है नॉट सब्जेक्ट टू डिस्टर्बिंग फोर्सेज लाइक टाइड्स एंड वेव, नहीं यहाँ पे भी टाइड्स एंड वेव्स आती है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ही सही है। एस्चुरी एंड द सराउंडिंग वेटलैंड जो है बॉडीज ऑफ वाटर पाई जाती है, वेयर द रिवर मेट द सी। एस्चुरी जो है सम टू यूनिक प्लांट एंड एनिमल यहाँ पे कम्युनिटी पाई जाती है, एडेप्टेड टू ब्रैकिश, जो अडेप्ट कर चुकी है ब्रैकिश वाटर पे। अ मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर ड्रेन फ्रॉम लैंड एंड सॉल्टी वाटर ऑफ सी वाटर। इकोटोन ट्रांजिशन जोन माना जा सकता है 2 बायोम का, इफ इट इज़ वेयर 2 कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेटेड। It has some of the characteristics of each bordering biological communities and often contain species and not found in the overlapping communities. The mangrove forest represent an ecotone between marine and terrestrial ecosystem. For example जो है grassland हो गया। Estuary जो है subject of both marine influences such as tide, waves and influence of the saline water and to riverine influences such as flows of fresh water and sediment. जो inflow होता है both sea water and fresh water का provide करता है high level nutrient both in the water column and in the sediment, which make estuary among the most productive natural habitat in the world. द बैंक ऑफ द रिवर एस्चुरी जो है अमंगस्ट द मोस्ट हेवली पॉपुलेटेड एरिया है वर्ल्ड का इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। इंटरटाइडल जोन की बात करें तो लार्ज मैंग्रोव पॉपुलेशन, बिकॉज इंटरटाइडल जोन सपोर्ट करता है। इंटरटाइडल जोन मतलब जहाँ पे टाइड वगैरह आती है, इंटरटाइडल जोन जो है सपोर्ट करता है लार्ज मैंग्रोव फॉरेस्ट, बिकॉज क्यों, ये अबेडेंट होता है न्यूट्रिएंट में, जो मैंग्रोव है अबेडेंट होता है न्यूट्रिएंट में। सेकंड में ये जो है फ्रेश वाटर जोन होती है, ओके ये टच नहीं होता इधर हाई और लो टाइड से, ये जो है सेडिमेंट फ्री जोन होते हैं। तो आई थिंक सारे तीनों की तरह स्टेटमेंट गलत नहीं चाहिए। ये एविडेंट न्यूट्रिएंट यहाँ पे पाए जाते हैं। इंटरटाइडल जोन सपोर्ट करते हैं लार्ज मैंग्रोव, क्योंकि इंटरटाइडल जोन से उन्होंने द फोर शोर एंड सी शोर समटाइम रेफर टू एज द लिटरल जोन भी कहा जाता है, डेट अबाउट द वाटर एट और लो टाइड एंड वाटर एट हाई टाइड। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा।
व्हाट इज़ अवेलेबल रेगुलरली विद द टाइड, यहाँ पे आता रहता है सलाइन एंड ड्राई वाटर दोनों होते हैं, सेडिमेंट भी आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर का माउथ होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की जो है वो इंटरटाइडल जोन क्या होता है। ओके, इंटरटाइडल जोन की बात करिए, जो है फोर शोर भी कहा जाती है, सी शोर का एरिया कह सकते हैं, डेट इज़ वाटर लेवल, और लो टाइड यहाँ पे आती है, हाई वाटर एट हाई टाइड, मतलब अंडर वाटर रहता है एट हाई टाइड। ओके, देखो जब हाई टाइड आती है तो ये पानी के अंदर आ जाता है, और जब लो टाइड होती है तो ये जो है अबव वाटर आ जाता है। द एरिया डेट इज़ अबव वाटर एट अ लो टाइड, लो टाइड जब आती छोटी आएगी एंड अबव वाटर रहता है, पानी के ऊपर रहता है ये जो एरिया है, ठीक है। पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, लेकिन जब हाई टाइड तो पानी यहाँ पे पहुँच जाता है, तो उसको हम इंटरटाइडल जोन बोलते हैं। इंटरटाइडल जोन अगर मैं दिखा सकती हूँ कोई वीडियो तो twice a day for most of their lives. So in this episode, we're going to take a closer look at the intertidal zone. Let's first take a look at how tides form. Alright, so here's Earth. When we add the moon and Earth will exert a gravitational pull on each other. This doesn't mean that Earth will end up looking anything like this, but the pull will have an effect on Earth's oceans. If we were to move the moon, well, then that would also move the gravitational pull, of course. The gravitation of the sun also affects Earth. Twice a month, during full and new moon, the sun, the moon, and Earth are lined up and the gravitational pulls are the strongest. This is also when we get the greatest tidal difference, called spring tides. The pull is the weakest when the moon is half, which is when we get the smallest tidal difference. We call these neap tides. Intertidal zone is the area between the high tide mark and the low tide mark. And why is it so tough for organisms to live there? Because they gotta deal with precipitation and they gotta deal with wave action. So let's see, down in California, look at intertidal zones. I'm heading to Friday Harbor Marine Research Lab to talk to Dr. Diana Padilla, who's an intertidal zone expert. Tell me, where are we standing now? Okay, so we're in mid-intertidal zone, and what that means, we're in sort of the middle range of the shore between the high tide, where the water completely covers the shore, and the low tide, the lowest part of the shore that's only exposed on a few days of the year. I'm Diana Padilla, and I'm a professor of ecology and evolution at the State University of New York in Stony Brook, and I do my summer research every year here at Krabby Harbor Laboratories, and I've been coming here since I was an undergraduate. So the organisms that live here have to, every single day, be able to deal with both being covered by water, is also being exposed to the air. So they've got to sort of be able to do the two things. Well, the things that a normal marine organism has to do, but also all those kinds of things that a terrestrial organism has to do. When you look at this wall, you can see that there's different bands of organisms. We break this up into zones, and it's referred to as zonation. So here we have the low tide zone. This area is almost perpetually wet. The lowest mark of the low tide zone is as far down as the tide will ever get. Below this point is called the subtidal zone. So here we have the middle tide zone. The organisms that are found here have to cope with being submerged half the day and being exposed to air half the day. To me, these algae that live in this part of the shore are truly, truly amazing. The Dipis has slime on it, which actually helps it trap water. So it holds water onto it and makes it stay moist for longer periods of time. But what's really astounding is that this alga can completely dry out. It can lose more than 90% of its water and still be alive. Really? And then you just add water and suddenly it's back photosynthesizing, doing all those things that a happy plant would do. It's really amazing. And as we move up, we have the higher tide zone. Now these organisms are dealing with more extreme desiccation. They're exposed for a majority of the day. The intertidal is a particularly special place because the organisms that live here have to be really tough. They have to be able to deal with freshwater rain, freezing winters, hot baking summers. They have to deal with rocks tumbling on them when the water washes in and out with waves. So the intertidal is it's a tough place. So you see tough organisms here. Let's see what Sue's found. So these guys move super fast because when the waves come in, they go and they find a little pocket where they can hide to protect themselves. And the same thing goes for these gastropods. Look, they're all tucked away in these little pockets in the rock. And if I run my hand over, just like what would happen if the waves were crashing over this area of high tide, I don't touch any of them because they're all submerged and protected in the crevices in the rock.